हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की साइंस की 33वीं वर्कशीट, जिसका टॉपिक है धातु एवं अधातु। अब 32वीं वर्कशीट का भी यही टॉपिक था, पर बच्चों वहाँ पर हमने भौतिक गुणधर्म धातु अधातु के और कुछ रासायनिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ा था। हमने वहाँ पर पढ़ा था कि धातुएं किस तरह से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं। आज हम पढ़ेंगे धातुएं अम्ल के साथ किस तरह से अभिक्रिया करती हैं और कुछ और चीज़ें। आओ शुरू करते हैं। देखो, धातु जितनी भी हैं वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगी और लवण और हाइड्रोजन बनाएंगी। तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगी और लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करेंगी। उदाहरण लेते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा और NaCl सोडियम क्लोराइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसी तरह से जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा और जिंक क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। पर कॉपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करेगा। इसी तरह से जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ अभिक्रिया करेंगी तब हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो हाइड्रोजन गैस बनते ही उसको ऑक्सीकृत कर देगा, यानी कि उसके साथ ऑक्सीजन जोड़ देगा और उसको जल में बदल देगा और खुद क्या करेगा? खुद नाइट्रोजन के किसी भी ऑक्साइड में बदल जाएगा, जैसे N2O, NO या NO2 में अपचयित हो जाएगा। पर मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ तनु नाइट्रिक अम्ल अभिक्रिया करेगा और क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करेगा। देखते हैं, मैग्नीशियम ने अभिक्रिया की नाइट्रिक अम्ल के साथ और मैग्नीशियम नाइट्रेट बना और साथ में क्या निकल गया? हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित हो गई। इसी तरह से मैग्नीज ने अभिक्रिया की और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित हुई। अब अन्य धातुओं के विलयन देखो, धातु ने अम्ल के साथ अभिक्रिया की तो हाइड्रोजन गैस निकली, पर अगर वही धातुएं दूसरी धातुओं के लवणों के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या होगा? आओ देखते हैं। जैसे मान लो हमने एक धातु A ली और दूसरी धातु B का लवण विलयन ले लिया, तो क्या हुआ? दोनों की अभिक्रिया हुई और A ने B को हटा दिया और उसकी जगह पर खुद आ गया और क्या बन गया? A का लवण विलयन बन गया और B जो था वो अलग हो गया। धातु B क्या हुआ? अलग हो गई। उदाहरण देखते हैं, Fe यानी कि आयरन। आयरन को जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला तो क्या हुआ? यहाँ आयरन ने इस कॉपर को यहाँ से हटा दिया और इसकी जगह खुद ले ली और ये क्या बन गया? फेरस सल्फेट बन गया और साथ में कॉपर अलग हो गया। इसी तरह से कॉपर को जब सिल्वर नाइट्रेट में डाला तो क्या हुआ? कॉपर नाइट्रेट बन गया और सिल्वर अलग निकल गया। पर सभी धातुएं ऐसा नहीं करती। क्यों? क्योंकि सारी की सारी एक जैसी अभिक्रिया नहीं करती। पिछली वर्कशीट में भी हमने पढ़ा था कि सोडियम पोटेशियम तो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील हैं, पर सोना चांदी ऐसी धातुएं क्या हैं? बहुत कम अभिक्रिया करती हैं, बिल्कुल ना के बराबर। तो सारी धातुएं अलग अलग तरह से अभिक्रियाशील हैं। अब
कुछ धातुएं तो ऑक्सीजन, पानी और अम्ल यानी कि एसिड के साथ बहुत जल्दी अभिक्रिया करेंगी, परंतु कुछ धातुएं ऐसा नहीं करेंगी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, जो अभी हमने ऊपर अभिक्रिया पढ़ी, उसमें हमने क्या किया था, आयरन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम एक लोहे की कील लेते हैं और उसको कॉपर सल्फेट में डाल के छोड़ देते हैं। उससे क्या होगा, धीरे धीरे कॉपर अलग हो जाएगा और आयरन सल्फेट बन जाएगा और इसका कलर इस तरह से बदल जाएगा। और क्या होगा, इस लोहे की कील पर जैसे जंग लगा होता है वो हाल हो जाएगा। ठीक है, जंग लगा होता है, संक्षारण होता है। अब क्या हुआ, इसी तरह से अगर किसी लोहे के बर्तन में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल दिया जाए तो क्या होगा, वो लोहे का जो बर्तन है वो ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे और उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर छिद्र होना शुरू हो जाएंगे। अब अभिक्रिया की बात कर रहे थे हम, अभिक्रियाशीलता की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर हमारे पास सक्रियता श्रेणी है। सक्रियता श्रेणी क्या है, सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसके अंदर धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया हुआ है। जैसे पोटेशियम है, क्या है, सबसे अधिक क्रियाशील है। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, फिर लेड। धीरे धीरे इनकी क्या हो रही है, अभिक्रियाशीलता इनकी घट रही है। अब यहाँ हाइड्रोजन लिख दिया, क्या हाइड्रोजन धातु है? नहीं, हाइड्रोजन धातु नहीं है, पर इसको यहाँ इसलिए लिखा गया है ताकि ये बताया जा सके कि बाकी की धातुएं इससे भी कम अभिक्रिया करती हैं। यानी कि देखो, कॉपर यानी कि तांबा, मरकरी, पारा और सिल्वर या गोल्ड, ये बहुत ही कम या कहें सबसे कम अभिक्रियाशील पदार्थ हैं और ये संक्षारित भी नहीं हो सकते और ऑक्साइड भी बिल्कुल कम बनाते हैं, बिल्कुल ना के बराबर है। तो बच्चों, ये थी वर्कशीट। आओ अब कुछ प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले, अभिक्रियाशील धातु में मिलाने पर कौन सी गैस उत्पन्न होगी? देखो, सबसे पहले आज हमने यही पढ़ा था कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कोई भी धातु मिलाने पर, अभिक्रियाशील धातु मिलाने पर क्या हुआ, लवण बना और हाइड्रोजन गैस निकली। तो कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अगला प्रश्न है, जस्ते यानी जिंक की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रिया लिखें। तो यहाँ देख सकते हैं हम, जिंक और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलकर क्या बना रहे हैं, जिंक क्लोराइड बना रहे हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है। अगला प्रश्न है, क्या होता है जब कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के घोल के साथ अभिक्रिया करता है? तो अब यहाँ देख सकते हैं, कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करेगा और कॉपर नाइट्रेट बनाएगा और सिल्वर उसमें से अलग हो जाएगा। विस्थापन अभिक्रिया है ये। अगला प्रश्न है, कॉपर सल्फेट को लोहे के बर्तन में रखा गया। कुछ दिनों के बाद लोहे के बर्तन में बहुत सारे छेद हो गए, जो अभिक्रिया हुई उसका समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर हमने अभिक्रिया की, ये हमने कॉपर सल्फेट के अंदर लोहे को डाला था, तो कौन सी अभिक्रिया हुई? ये आयरन प्लस कॉपर सल्फेट क्या बनाएगा? आयरन सल्फेट एंड कॉपर। तो लोहे के बर्तन में छिद्र क्यों हुए?
क्योंकि ये अभिक्रिया हुई, कॉपर अलग हो गया और वहाँ पर क्या बन गया, आयरन सल्फेट का विलयन बन गया। अब देखो, हमें ये सारिणी दी हुई है और प्रश्न दिया हुआ है कि सारिणी का उपयोग कर धातु ए, बी, सी एवं डी के संबंध में निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो देखो, यहाँ पर अगर देखोगे तो सबसे पहले किसने आयरन सल्फेट के साथ अभिक्रिया की? बी ने की। तो अभिक्रियाशील कौन सी हुई? बी हुई। धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाएगा तो क्या होगा? देखो, जिसने आयरन के साथ अभिक्रिया कर ली, क्यों? क्योंकि वो क्या है, यहाँ पर देखो, आयरन अभिक्रियाशील है, ठीक है, और कॉपर क्या है, कॉपर भी उससे कम अभिक्रियाशील है, यानी कि आयरन से बहुत कम अभिक्रियाशील है। तो क्या होगा यहाँ पर? अगला प्रश्न है, धातु ए, बी, सी एवं डी को अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। तो अगर हम यहाँ से देखें तो सबसे पहले बी, फिर ए, फिर सी और फिर डी। बी, ए, सी और डी ये कैसी हैं? इनकी घटते हुए क्रम में अभिक्रियाशीलता है। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी और अब आप इसको आसानी से कर पाओगे। थैंक यू।